नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी 5th सेमेस्टर पेपर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपका पेपर ओएमआर सीट पर होना है, यानी कि आपके एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं, तो आज की हमारी ये वीडियो खासकर महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, ठीक है, डीडीयू यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रकार के, ठीक है। तो आप चाहे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्र हों, या आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी से हों, या आप आगरा विश्वविद्यालय से हों, या आप किसी अदर विश्वविद्यालय से हों, पेपर अगर ओएमआर सीट पर होना है, ठीक है, अगर ओएमआर सीट पर आपका पेपर होना है तो ये वीडियो आप सभी के लिए रामबाण होगी। ओके, चलिए, तो बॉटनी जो आपका सेकंड पेपर है 5th सेमेस्टर का, जो बॉटनी में पेपर नंबर 2 आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर नंबर 2, इसका पेपर टाइटल आपका है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेशन। ओके, चलिए, तो आज किस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। 2024 और 25 सत्र के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इन 50 क्वेश्चंस में से आपको ये मानकर चलिएगा 40 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय में, और बाकी जो अदर आगरा विश्वविद्यालय वहां पर भी, लेकिन डीडीयू में कम से कम 20+ क्वेश्चंस आपको रिपीट मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए आज के इस प्रश्न पत्र को हमें सॉल्व करना है। कल की क्लास में हम मॉडल पेपर लेकर के आएंगे। सबसे पहले मैंने सोचा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दें, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि पेपर किस प्रकार से आएगा। चले, तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीड्रोमिक अनुक्रम का निर्माण करेगा। पॉलीड्रोमिक अनुक्रम का निर्माण पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म ए पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस। तो आपका इसमें जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए वाला, यानी कि AGT और TAG, ये दोनों ध्यान रखिएगा। अगर सफिक्स में आपको इस तरह से मिल जाए, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। आपको देखिए AGT और इसी का सीधा क्या है, यहाँ पर उल्टा दिया गया है, तो यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इन किसी भी ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया है रो प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो रो प्रोटीन है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, रो प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको ऑप्शन दे दिया गया डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए के रिपेयर के लिए, या ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के लिए, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ट्रांसलेशन टर्मिनेशन के लिए। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग, इसका उत्तर, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा डीएनए के ट्रांसमिनेशन के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सेंट्रोमेरिक हिस्टोन। सेंट्रोमेरिक हिस्टोन पूछा गया है कि इनमें से सेंट्रोमेरिक हिस्टोन किसे कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है H2A को कहते हैं, बी ऑप्शन कह रहा है कि H3 को कहते हैं, सी ऑप्शन है आपका H4 और डी ऑप्शन दिया गया H2B। तो आप ध्यान रखेंगे, जब भी सेंट्रोमेरिक हिस्टोन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, सेंट्रोमेरिक हिस्टोन, तो आप लोग याद रखेंगे H3, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला, आपका करेक्ट उत्तर है, ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। डीएनए बी को भी कहा जाता है। क्वेश्चन क्या कहा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि डीएनए बी इज आल्सो कॉल्ड। डीएनए बी को और किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आपका ऑप्शन ए दिया गया पॉलीमरेज, बी दिया गया है यहाँ पर जो कि है गायरेज, सी आपका दिया गया है दोस्तों जिसको कहते हैं टोपो आइसोमेरेज, और डी दिया गया है हेलिकेज। तो इनमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको क्या कहते हैं, इसको हेलिकेज कहते हैं। यहाँ पर आपका डी वाला उत्तर करेक्ट उत्तर होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या पूछा गया दोस्तों, छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुलन का मुख्य एंजाइम है। द्विगुलन का क्या पूछा गया है, मुख्य एंजाइम पूछा गया है द्विगुलन का, ठीक है। तो द्विगुलन के मुख्य एंजाइम जो होते हैं वो डीएनए के होते हैं। तो डीएनए में अब कई प्रकार के हैं। पहला डीएनए पॉलीमरेज 3, दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए का पॉलीमरेज 5। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी द्विगुलन की बात करें तो मुख्य एंजाइम जो होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। 7वां प्रश्न आ चुका है जिसमें है अल्ट्रा वायलेट लाइट में बी कैश। क्वेश्चन है
कि जो पराबैंगनी प्रकाश है आपका, पराबैंगनी प्रकाश का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए दिया गया थायमिन डिमर, बी ऑप्शन दिया गया है कि जो नाइट्रोजन क्षार के डीएमिशन होते हैं उनके कारण, या ऑप्शन नंबर सी है आपका फॉर्मेशन ऑफ एपी साइट्स यानी ट्रांसक्रिप्शन के अवरोधक के रूप में, या ऑप्शन नंबर डी आपका है दोस्तों यहाँ पर इनहिबिटर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यानी ट्रांसक्रिप्शन अवरोधक का। तो इसमें ध्यान रखिएगा जब भी आपकी बात हो पराबैंगनी प्रकाश का कारण, तो आप ध्यान रखेंगे ये कारण किसका है, थायमिन डाइमर का कारण है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर है। चलिए क्लियर इतनी चीजें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन आरएनए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आशा है आप सब इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, 2022 से लेकर के 23 सत्र और 24 सत्र तक ये लगातार हर विश्वविद्यालय में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहा है कि इनमें से आरएनए नहीं पाया जाता है। हमेशा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कुछ स्टूडेंट गलती कहाँ पर कर देते हैं, पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन डीएनए, नॉट नहीं ध्यान देते हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन आप बहुत ही क्वेश्चन ध्यानपूर्वक यहाँ पर नॉट ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कि कौन सा आरएनए में नहीं पाया जाता। तो आरएनए की बात करें पहले, यहाँ पर है साइटोसिन, बिल्कुल साइटोसिन पाया जाता है, यूरेसिल भी पाया जाता है, यहाँ पर एडानिन भी पाया जाता है, लेकिन थायमिन नहीं पाया जाता है। क्या थायमिन नहीं पाया जाता है, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, डी वाला आपका करेक्ट उत्तर है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ आरएनए, यानी कि इनमें से कौन सा आरएनए का कार्य नहीं है, आरएनए का कार्य नहीं है। अभी पूछा गया था आरएनए में कौन नहीं पाया जाता है, तो आप लोगों ने पूछा था थायमिन। ठीक है, थायमिन नहीं पाया जाता था। यहाँ पर है कि कौन सा आरएनए का वर्क, अब यहाँ पर क्या पूछ लिया गया है, वर्क पूछा गया है। अब वर्क में क्या दिया गया, पहला प्रोटीन का सिंथेसिस, क्या प्रोटीन का सिंथेसिस वर्क है आरएनए का। बी कह रहा है जीन का रेगुलेशन, सी दिया गया जेनेटिक मटेरियल, और डी दिया गया लिपिड सिंथेसिस। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आरएनए के जो कार्य हैं, प्रोटीन का संश्लेषण, बिल्कुल ये कार्य है किसका, प्रोटीन का। ठीक है, दूसरा आपका है जीन का नियंत्रण, ये भी आरएनए के अंतर्गत आता है। सी दिया गया अनुवांशिक पदार्थ, तो अनुवांशिक पदार्थ भी आरएनए के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ पर लिपिड का जो संश्लेषण है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। सो आंसर कौन सा लगाएंगे आप, डी वाला आंसर है इस क्वेश्चन में, डी आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए क्लियर इतनी चीजें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन्स आर फाउंड इन, चलिए उत्तर कीजिएगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं केंद्रक, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, और डी दिया गया है प्राक्सिसोम। चलिए सभी लोग के द्वारा आंसर किया जाना है, आप सब आंसर करने का प्रयास कीजिएगा कि किस में पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे किसमें नहीं पाया जाता भैया, न्यूक्लियस। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन जो पाया जाता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता, प्राक्सिसोम में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आंसर आप क्या लगाएंगे, डी वाला लगाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, सभी लोग से निवेदन है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कहां पर होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरएनए इज ट्रांसक्रिप्टेड बाय, पहला ऑप्शन कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, बी है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, सी है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, और डी कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज फोर्थ। देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब भी पूछा जाए इस टाइप का क्वेश्चन, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो कहां पर होता है, वो होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा होता है। तो यहां पर आंसर आप कौन सा करेंगे, आंसर यहां पर हो जाएगा पहला वाला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11 नंबर का ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक्सटेंडेड 10 एलिमेंट आर फाउंड, जो एक्सटेंडेड 10 एलिमेंट होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला दिया गया है कि जीवाणुओं के जीन के प्रोमोटर में पाए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन के जीन प्रोमोटर में, मक्का के जीन प्रोमोटर में, या डी दिया गया है न्यूरोस्पोरा के जीन प्रोमोटर में। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जीन प्रोमोटर ऑफ बैक्टीरिया, एक्सटेंडेड 10 एलिमेंट्स आर फाउंड इन जीन प्रोमोटर
ऑफ बैक्टीरिया। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास समझ में आ रही है दोस्तों? वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चले 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है टीलोमेरेस। क्या दिया गया है? टीलोमेरेस पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पर है आल बैक्टीरिया, बी दिया गया आल जो वायरस है उनमें, सी है आल यूकैरियोट्स, या डी दिया गया आल ऑफ एबव। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भैया कि टीलोमेरेस जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा टीलोमेरेस जो कोश होते हैं वो पाए जाते हैं सभी यूकैरियोट्स में। कहाँ पर पाए जाते हैं? सभी यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। सो आंसर नंबर सी हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। क्वेश्चन को समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए के लिए आवश्यक नहीं है? डीएनए के द्विगुणन, डीएनए के रिप्लिकेशन के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है, किसकी आवश्यकता नहीं है? तो पहला है प्राइमर। चलिए प्राइमर दिया गया है पहला, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा जब भी डीएनए का रिप्लिकेशन होगा तो ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमर इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हेलिकेज, तो हेलिकेज की भी आवश्यकता होती है डीएनए के रिप्लिकेशन में। यहाँ पर सी देखेंगे आप, डीएनए का जो गायरेज है, डीएनए गायरेज, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसके सिंथेसिस में। लेकिन यहाँ पर डीएनए जो ग्लाइकोलेज है, डीएनए का ग्लाइकोसाइलेज जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है डीएनए के द्विगुणन में। सो आंसर कौन सा लगाएंगे? डी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 14 नंबर का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए बताने का प्रयास करिएगा आप सब। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15, सिग्मा फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सिग्मा कारक उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है आपको बताना है सिग्मा कारक। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए। क्या ट्रांसक्रिप्शन के लिए सिग्मा उत्तरदायी है? सिग्मा फैक्टर क्या ट्रांसक्रिप्शन के लिए उत्तरदायी है? बी कह रहा है कि ट्रांसलेशन के लिए। सी आपका ऑप्शन है कि डीएनए द्विगुणन, और डी दिया गया डीएनए की मरम्मत के लिए। चलिए उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा जल्दी से, सभी लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट देने का प्रयास कीजिएगा, कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जब भी सिग्मा फैक्टर की बात हो तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन के लिए। सिग्मा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन, यानी आंसर नंबर आपका यहाँ पर ए वाला सही उत्तर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 16 आ चुका है। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि द बेस्ट टेक्निक फॉर एनालाइजिंग, ठीक है। यहाँ पर पूछी गई है कि बेस्ट टेक्निक बताना है एनालाइजिंग के लिए, यानी कोशिका द्रव में संपूर्ण एमआरएनए विश्लेषण की सर्वोत्तम तकनीकी क्या है, यह आपको बतानी है, ठीक है। टोटल द बेस्ट टेक्निक फॉर एनालाइजिंग टोटल एमआरएनए इन साइटोप्लाज्म इन। पहला दिया गया है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग सर्वोत्तम है किसके लिए? एमआरएनए के विश्लेषण के लिए। सो आंसर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोनिंग वेक्टर होल्ड द लार्जेस्ट प्राइस ऑफ डीएनए। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर डीएनए के सबसे बड़े टुकड़े रख सकता है? डीएनए का सबसे बड़ा टुकड़ा इनमें से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर रख सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्लाज्मिड, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है बैक्टीरियोफेज, सी दिया गया है YACS और डी दिया गया है कॉस्मिड। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सा रख सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से जो सबसे ज़्यादा बड़ा टुकड़ा रख सकता है वो कौन सा है भैया? वो आपका है YACS, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर है इस क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज नॉट यूज इन पॉलीजेनेटिक एनालिसिस। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वर्गानुवांशिकी विश्लेषण में उपयोग नहीं किया जा सकता? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। फाइलिप, ऑप्शन बी दिया गया फास्टा फॉर्मेट, सी दिया गया है जेंटिनस यानी कि जीनियस कहते हैं इसको, ठीक है, जीनियस, और डी दिया गया ब्लास्ट। तो यहाँ पर हम देखें फाइलिप, जो फाइलिप है
ये एक प्रकार के, अगर बात करें हम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए, तो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, तो इसके उपयोग में लाया जाता है, ये फाइल लाया जाता है, फास्टा फॉर्मेट भी आता है और जीनियस भी आता है। लेकिन जो ब्लास्ट है ये एक जो है अलाइनमेंट टूल है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग किया जाता है, उसका उपयोग यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में फाइले, फास्टा, जीनियस का प्रयोग होगा, ना कि ब्लास्ट। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ब्लास्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लास्ट का प्रयोग हम नहीं करते हैं, बाकी इन सभी का करते हैं। तो कभी ऑप्शन में आपको मिल जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है उसमें उपयोग किया जाता है, तो आपको याद होगा फाइले, फास्टा और जीनियस, तो आप उत्तर कर पाएंगे, ब्लास्ट अलग है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे आ चुका है और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द एबिलिटी ऑफ RNA पॉलीमरेज ऑफ द रिकोजिंग डीएनए कैन बी कैरेक्टराइज बाई, ठीक है, डीएनए के पहचानने के लिए आरएनए की क्षमता को समझा जा सकता है। क्या समझा जा सकता है? ऑप्शन ए दिया गया है फूड प्रिंटिंग, बी आपका है साउथर्न ब्लॉटिंग, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। चलिए उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फूड प्रिंटिंग करेक्ट उत्तर होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? फूड प्रिंटिंग। डीएनए के पहचानने के लिए आरएनए की क्षमता को समझा जा सकता है, किसके माध्यम से? फूड प्रिंटिंग के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नियामक आरएनए है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेगुलेशन आरएनए। रेगुलेशन आरएनए बताना है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, देखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है mRNA, बी है आपका tRNA, सी है miRNA और डी दिया गया rRNA। चलिए तो इसमें जो करेक्ट उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 नंबर का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी में आपका हो जाएगा rRNA, ठीक है। तो rRNA एक नियामक rRNA है, ठीक है। चलिए ये आपका हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है कि ए न्यूक्लियोसोम्स इज मेड ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये देखिएगा। न्यूक्लियोसोम पूछा गया है कि किससे मिलकर के बना होता है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि डीएनए से, बी है स्टोन, सी है स्टोन और आरएनए, डी ऑप्शन कह रहा है कि डीएनए और ऑक्टोमेरिक स्टोन कोर से। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भैया किससे मिलकर के बने होते हैं ये। तो 25 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक न्यूक्लियोसोम जो बने होते हैं वो डीएनए और ऑक्टोमेरिक कोर ऑफ हिस्टोन से मिलकर के बने होते हैं। सो आंसर कौन सा हो जाएगा 25 नंबर का? 25 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें है ओकाजाकी खंड बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में दोस्तों DDU में ये पूछा गया था 2022 सत्र में और 23 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 2 बार लगातार ये रिपीट हो चुका है, इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट जुड़े होंगे, या आप आगरा विश्वविद्यालय से होंगे या किसी अदर विश्वविद्यालय से होंगे, तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो ओकाजाकी खंड पूछा गया है कि बनते हैं किससे। पहला है डीएनए खंड, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है कि खंड बनाते हैं, फॉर्मेट, ठीक है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्मेट बाई, यानी बनते हैं। ओकाजाकी खंड कहाँ पर बनते हैं? तो डीएनए की मरम्मत में, जब डीएनए का यहाँ पर एप्लीकेशन होता है, डीएनए की रख रखाव होता है, तो वो उसमें बनते हैं या किसी अदर में बनते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी है ट्रांसक्रिप्शन में, सी है ट्रांसलेशन में और डी दिया गया डीएनए के रिप्लिकेशन में। चलिए उत्तर दीजिएगा दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखेंगे डीएनए के द्विगुणन में बनते हैं। ओकाजाकी खंड जो बनते हैं वो डीएनए के द्विगुणन में बनते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट उत्तर है। चलिए क्लियर इतनी चीजें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 की ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन है न्यूक्लियस, बी है साइटोसोल, सी दिया गया ER ल्यूम और डी दिया गया है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन किस में होता है भैया? आप सबको पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन किस में होता है। जल्दी से सभी लोग बताइएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है।
तो ये न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में होता है। ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है, न्यूक्लियस में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 सत्र के लिए दोस्तों, ठीक है। जिनका एग्जाम इस समय लगा हुआ है, चाहे आप राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से हों, या फिर आप DDU विश्वविद्यालय से हों, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको पता है इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि किस RNA की आयु सबसे कम होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। विच RNA इज हैविंग लीस्ट एज। ये दोस्तों इस बार रिपीट होने वाला है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में दोस्तों, यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं इसको, 2023 सत्र में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन है कि किस RNA की आयु सबसे कम होती है। पहला RNA दिया गया tRNA, mRNA, या C ऑप्शन दिया गया rRNA, और D दिया गया है नन ऑफ एबव। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि इनमें से किस RNA की जो आयु होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। तो इसमें से दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा tRNA, ठीक है। tRNA की जो आयु होती है वो सबसे कम होती है। 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लोवेस्ट प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे धीमी है। धीमी प्रक्रिया आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली प्रक्रिया जो दिया गया है वो क्या है, रिप्लिकेशन। दूसरा आपका दिया गया है ट्रांसलेशन, सी दिया गया है आपका स्पेसिंग, और डी दिया गया है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो इनमें से धीमी जो प्रक्रिया है वो आपका हो जाएगा स्प्लाइसिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग जो है ये सबसे आपकी धीमी गति की प्रक्रिया होती है पूरे प्रोसेस में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें सी वाला आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन आपका इसमें है कि एक न्यूक्लियोसोम बना होता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि एक जो न्यूक्लियोसोम होता है वो किससे मिलकर के बना होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि ये DNA से मिलकर बने होते हैं, या फिर हिस्टोन से। सी ऑप्शन दिया गया है हिस्टोन एंड RNA से, और डी कह रहा है कि DNA एंड ऑक्टामेरिक कोर ऑफ हिस्टोन। जल्दी जल्दी से उत्तर देने का आप सब लोग प्रयास कीजिएगा भैया कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर, तो इसमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर का वो हो जाएगा DNA एवं ऑक्टोमेरिक हिस्टोन से मिलकर के ये बने होते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों भी हमने हल किया है, शायद एक टाइपिंग इसमें मिस्टेक है, एक पेज और ऐड हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लिक अम्ल की मेरुज्जु का घटक नहीं है, ठीक है। कौन सा एक न्यूक्लिक अम्ल की मेरुज्जु का घटक नहीं है। आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन बी है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जिसकी फास्फेट समूह कहते हैं, सी है आपका पेंटोज शुगर, और डी दिया गया है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो जाएगा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। इनमें से न्यूक्लिक अम्ल की जो घटक नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो इनमें से आप निकाल देंगे डी वाला, यानी फास्फोडाइस्टर जो बॉन्ड है वो मेरुज्जु का, न्यूक्लिक अम्ल मेरुज्जु का घटक नहीं है। बाकी न्यूक्लियोटाइड, आपका जो फास्फेट समूह है, और पेंटोस जो समूह है, ठीक है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन फास्फोडाइस्टर बॉन्ड आपके न्यूक्लिक एसिड के मेरुज्जु में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो नहीं पूछा गया था, इसलिए आप लगाएंगे डी। अगर ये पूछा जाता कौन कौन सम्मिलित हैं, तो सम्मिलित था आपका न्यूक्लियोटाइड, फास्फेट समूह और पेंटोस, ये तीन ही इसमें इंक्लूड होते हैं, ये ध्यान रखेंगे आपको, ठीक है। चलिए बाकी ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं होता, कभी कभी MCQ रिपीट होता तो घुमा देता है क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लिक अम्ल मेरुज्जु का घटक है। तो आपको पता था न्यूक्लियोटाइड, फास्फेट, पेंटोस। अगर फास्फोडाइस्टर तो ये आप कर पाएंगे कि ये नहीं है, ये तीनों हैं, तो आप इन तीनों पर टिक लगाएंगे। क्लियर है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, कोडान पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोडान्स आर फाउंड इन प्रोमोटर्स, बी दिया गया कोडानिंग रीजन, सी आपका दिया गया है टर्मिनेटर में, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलिए उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा किस में पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये कोडानिंग जीन में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, कोडानिंग क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा 31 नंबर वाला बी आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 5 × 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इज
फाउंड इन। तो ये एक्टिविटी कहाँ पर पाई जाती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये डीएनए के पॉलीमरेज फर्स्ट में पाई जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कहाँ पर पाई जाती है, तो डीएनए के पॉलीमरेज फर्स्ट में ये पाई जाती है। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है, हेलिकेज चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हेलिकेज है वो चलती है, कहाँ पर चलती है ये आपको बताना है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रीन में दिक्कत है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपका यहाँ पर क्या था कि हेलिकेज चलती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हेलिकेज चलती है। पहला ऑप्शन देखिए, लीडिंग स्टैंड पर। ऑप्शन ए कह रहा है कि लीडिंग स्टैंड पर चलती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिएगा, लीडिंग आपका दिया गया है जो कि लैगिंग। लीडिंग और लैगिंग ये दो शब्द हैं, अलग अलग है। ठीक है, और सी ऑप्शन दिया गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट। सी आपका है बोथ ए एंड बी। चलिए उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कि जो हेलिकेज है वो चलती है, किस पर चलती है, तो आप ध्यान रखेंगे जो हेलिकेज है वो लैगिंग स्टैंड पर चलती है। किस पर चलती है, लैगिंग स्टैंड पर। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 33 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 34 कि 10 mm फाइबर इज कॉल्ड। जो 10 mm फाइबर है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है कि न्यूक्लियोसोम, बी है साइलिनाइड, सी दिया गया है रेडियल और डी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। चलिए उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, साइलिनाइड। जो 10 mm का तंतु है उसको साइलिनाइड्स कहते हैं। सो 34 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 आपका आ चुका है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि हेलिकेज इज, हेलिकेज है। चलिए उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है कि हेक्सामर, बी है ऑक्टामर, टेट्रामर या फिर डाइमर। इन आपको चार ऑप्शन में से चूज करके बताना है कि हेलिकेज इनमें से कौन सा है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन हेक्सामर, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो हेलिकेज है उसको हेक्सामर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हेक्सामर कहते हैं। ये ऑप्शन सही है 35 नंबर क्वेश्चन का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मिड पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, प्लाज्मिड आर फाउंड इन। पहला दिया गया बैक्टीरिया में, बी ऑप्शन है वायरसेस, सी है फंगी और डी दिया गया एल्गी। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि प्लाज्मिड कहाँ पर पाए जाते हैं। सभी लोग उत्तर दीजिएगा जल्दी से। ठीक है, तो जो प्लाज्मिड होते हैं दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जीवाणुओं में पाए जाते हैं। सो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 36 नंबर का ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है। 37 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट डज द NCBT स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेस। यानी कि जीव वैज्ञानिक डेटाबेस के संदर्भ में जो NCBT है उसका अर्थ क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। NCBT ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि NCBT स्टैंड फॉर किसके लिए कार्य करता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर द बायोटेक्नोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन। हिंदी में से देखें तो इसका मतलब होता है कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए NCBT तो आप ध्यान रखेंगे N फॉर नेशनल, C फॉर सेंटर, B फॉर आपका हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी और I फॉर आपका हो जाएगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कवर लीफ मॉडल यूज टू द रिप्रेजेंट इन मॉलिकुलर बायोलॉजी। ठीक है, आणविक जीव विज्ञान में जो क्लोवर लीफ मॉडल है इसका उपयोग किसे प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पूछा गया है कि जो आणविक जीव विज्ञान में ओवर लीफ मॉडल की बात करें तो इसमें किसको इस मॉडल का प्रयोग क्या संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो इनमें दिया गया पहला ऑप्शन देखेंगे तो डीएनए का रिप्लिकेशन दिया गया। क्या डीएनए का रिप्लिकेशन
इसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्लोवर लीफ मॉडल का प्रयोग करते हैं। या ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रोटीन के सिंथेसिस का, या ऑप्शन नंबर सी देखिएगा tRNA स्ट्रक्चर, या डी दिया गया RNA का रेप्लिकेशन। चलिए सभी लोग उत्तर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताइएगा आप सब लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा tRNA की संरचना, tRNA की स्ट्रक्चर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं हम ओवरलीफ मॉडल। सो आंसर आप लगा देंगे कौन सा भैया, सी वाला, ठीक है, सी आंसर सही है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, आगे सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी प्रकार की सभी सब्जेक्ट की क्लास, चाहे आपका जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, सबके लिए आपको यहाँ पर क्लास अवेलेबल है। बिल्कुल फ्री में क्लास मिलेगी और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। 39 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि द एंजाइम यूज फॉर द ज्वाइनिंग टू DNA फ्रेगमेंट्स इज कॉल्ड, यानी कि DNA के दो टुकड़े को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, उनको क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा लाइगेज, क्या दिया गया है, लाइगेज। दूसरा है न्यूक्लियस, सी दिया गया है इंडोन्यूक्लियस, और डी दिया गया है DNA का पॉलीमरेज। ठीक है, तो चलिए उत्तर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 39 नंबर का आप लोग जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा लाइगेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। इसमें DNA के दो टुकड़े को जोड़ने हेतु एंजाइम का जो प्रयोग किया जाता है वो लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। 39 का ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ चुका है 40 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ब्लास्ट का जो एल्गोरिदम है उसका उद्देश्य क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लास्ट एल्गोरिदम इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। कई बार ये क्वेश्चन राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय में आया है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ। आगरा विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, वो भी वहाँ भी आपको ही मिलेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्रिपल स्टार से मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ, और इसको BBI MP के नाम से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। ठीक है, चलिए तो उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा भाई कि जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है इसमें ब्लास्ट का एल्गोरिदम का उद्देश्य क्या है। पहला देखिएगा उद्देश्य दिया गया है सीक्वेंसिस अलाइनमेंट का, या प्रोटीन के फीडिंग संरचना या संभावना। सी आपका है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और डी दिया गया है कि जीन एक्सप्रेशन परीक्षण। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जब भी बात हो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ब्लास्ट की बात हो, कि ब्लास्ट का एल्गोरिदम का उद्देश्य जो होगा वो हो जाएगा आपका सीक्वेंसिंग अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है सीक्वेंसिंग अलाइनमेंट का। सो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपका है आणविक कैंची। क्या पूछा गया है, आणविक कैंची है। ओके, पहला दिया गया यहाँ पर कि रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस है, बी है S1 न्यूक्लियस, या फिर टैग पॉलीमरेज, डी दिया गया है एल्कालाइन फास्फेट, माफ कीजिएगा एल्कालाइन फास्फेट। ठीक है, चलिए तो उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कि मॉलिक्यूलर जो एसिसर है जिसे कैंची कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस के रूप में इसका कार्य किया जाता है। ठीक है, क्या है दोस्तों, आणविक कैंची जो है ये क्या है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी ऑप्शन नंबर ए 41 नंबर का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम थर्मोफ्लिक्स एक्टिवेटर्स से प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन ए दिया गया है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन बी दिया गया टैग पॉलीमरेज, सी है DNA लाइगेज, और डी दिया गया है टर्मिनल न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, जल्दी से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा टैग पॉलीमरेज। ठीक है, टैग पॉलीमरेज इसका सही उत्तर है। तो 42 नंबर का बी वाला ऑप्शन आप लगाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है, जिसमें पूछा गया है फ्लेवर सेवर टमाटर का निर्माण कहाँ पर हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा इसको BBIP के नाम से इसको इंडिकेट कर दे रहे हैं कि जो फ्लेवर सेवर टमाटो है वो डेवलप किया गया था किसके द्वारा। पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा RNAi टेक्निक के द्वारा इसका उपयोग किया गया था, या बी ऑप्शन दिया गया है कि एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी के द्वारा,
सी है दोस्तों, जिसमें है कि प्रोटीन के ओवर एक्सप्रेसेड प्रोटीन, ओवर एक्सप्रेशन यानी प्रोटीन के अत्यधिक उत्पादन के द्वारा। डी है कि इंडक्शन फॉर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधी जीन के लिए, ठीक है। तो फ्लेवर टमाटर का जो निर्माण हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? तो ये दोस्तों एंटी सेंस आरएनए तकनीकी के द्वारा इसका निर्माण हुआ था, इसलिए आप कौन सा लगा देंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ठीक है। 43 नंबर का बी वाला आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 44 नंबर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है आपका? 44 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार प्रायोगिक रूप से किसने निरूपित किया कि जीवाणु भोजी का केवल डीएनए होस्ट कोशिका में प्रवेश करता है, प्रोटीन नहीं? ये किसने बताया था? ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों इनका जो नाम था, जो ये बॉटनिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम था हर्सी और चेस। ये आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, हर्सी और चेस ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 45 आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज इम्प्लाइड टू डिटेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी किसी खास विशिष्टता वाली प्रोटीन की पहचान के लिए प्रयोग की जाती है? ये कौन सी प्रोटीन है? जिसमें है पहला दिया गया है कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउथर्न ब्लॉटिंग, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग और शॉर्ट ब्लॉटिंग। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इनमें से दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इनमें से हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग तकनीकी का प्रयोग विशिष्ट प्रोटीन की पहचान करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो कौन सा आंसर आप लगाएंगे? यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आ चुका है, जिसमें है यहाँ पर देखिएगा कि डीएनए द्विगुणन के अर्धसंरचित स्वभाव का निर्देशन करने के लिए मेसल्स तथा स्टाल ने किस समस्थानिक का प्रयोग किया था, ठीक है, किस समस्थानिक का प्रयोग किया था? तो इनमें जो समस्थानिक का प्रयोग था दोस्तों वो था 15N, ठीक है। यहाँ पर आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर सही हो जाएगा 46 का ऑप्शन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट भी हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका सी वाला आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है कि प्रोटियोमिक्स कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा। प्रोटियोमिक्स क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्हाट डज प्रोटियोमिक्स रेफर टू? तो प्रोटियोमिक्स किसको रेफर करता है? बायोमॉलिक्यूल्स को करता है या सेट ऑफ प्रोटीन्स को करता है? ये ऑप्शन सी है सेट ऑफ प्रोटीन्स इन स्पेसिफिक रीजन टू सेल, ठीक है। और डी दिया गया है द इंटरसेट ऑफ द एक्सप्रेशन प्रोटीन इन सेल, ठीक है। तो प्रोटियोमिक्स जो रेफर करता है वो किसको रेफर करता है? आप ध्यान रखेंगे कोशिका में एक्सप्रेसेड सभी प्रोटीन समूह को ये रेफर करता है। सो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी वाला। 47 नंबर का कौन सा सही है? डी आंसर करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिएगा 48 नंबर है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डीएनए के फादर है कौन है, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था जीएस खुराना, तो नहीं भाई, जीएस खुराना नहीं है। एलेक्स जाफरी, कैरी मुलिसस, ये भी नहीं है। ईएम सदरनन, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो जनक हैं वो इनमें से कौन से हैं दोस्तों? तो हो जाएगा एलेक्स जाफरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक माने जाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा है सही? ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये रिपीट होता है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 49 आपका है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए मार्ग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डीएनए मेकर्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो डीएनए का कार्य है दोस्तों वो क्या है? वो आपका ध्यान रखेंगे आइडेंटिफाई स्पेसिफिक डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक डीएनए का निर्माण करना है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए मेकर्स का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? तो डीएनए मेकर्स का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों की पहचान करना, ये उनका प्राथमिक उद्देश्य है। सो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला करेक्ट उत्तर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस प्रश्न पत्र का ये लास्ट क्वेश्चन है
जिसमें पूछा गया है कि ELISA का पूरा नाम क्या है। जल्दी से सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा भाई। ELISA स्टैंड फॉर, ये किसके लिए स्टैंड करता है, ये किसके लिए कार्य करता है, जल्दी से सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देख लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट AC। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट AC, इसका जो पूरा नाम है यही होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज की इस क्लास में दोस्तों हमने 50+ क्वेश्चंस को हल किया। कल की क्लास में हम लेकर के आएंगे बॉटनी के पेपर फर्स्ट का 100+ MCQs का मॉडल पेपर, जो आप सबके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। इस क्लास के PDF के लिए आपको करना है टेलीग्राम ज्वाइन। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं, आप सब यूज करते ही होंगे, तो अगर ज्वाइन किए हैं हमारा चैनल तो अच्छी बात है। अगर जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम के सर्च बार में जो बना रहता है उसके सर्च बार में जाइए और सर्च कीजिए SP स्टडी पॉइंट। ठीक है, आप सर्च करेंगे SP स्टडी पॉइंट तो आपको चैनल मिल जाएगा, जहां से आप इस क्लास के PDF या इसके जो प्रीवियस क्लास हैं, जो पहले क्लास हो चुके हैं, ठीक है, इसके जो है आज के क्लास जो है वो मिल जाएगा, या फिर ओल्ड जो वीडियो है उनके PDF अगर चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। क्लास का नोटिफिकेशन, ये सारी सुविधा वहाँ पर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।